नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेराणी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो रेलवे एम्प्लॉय और अधिकारी हैं सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और इस वीडियो का मैं यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस जो भी है मेरे भाव के अनुसार, शब्दों के अनुसार मैं आपको यहाँ पे करके बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। जैसे जैसे अपना परिवार बढ़ता रहता है वैसे वैसे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है और मैं भी कोशिश करता हूँ मेरा समय निकाल कर कि आप लोगों के बीच में रेलवे के रूल और रेगुलेशन, साथ ही साथ जो नई वैकेंसी है उनको आपको यहाँ पे अवगत कराता रहूँ। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे अपन जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग अंडर रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल है 1968, उसके ऑब्जर्वेशन और उसकी प्रोसीडिंग को लेकर, क्योंकि जो रेलवे ट्रिब्यूनल है उसके पास कुछ केस यहाँ पे पहुँचे हैं और उन जो केस है उनके अंदर जांच अधिकारी है, अपीलीय प्राधिकारी है, प्रशासनिक प्राधिकारी है, उनके द्वारा यहाँ पे यह मान लीजिए गंभीर अनियमितताएं यहाँ पे करी गई हैं और उनके द्वारा जो नियम का फॉलो करना ज़रूरी होता है वो फॉलो यहाँ पे नहीं किया गया है। अब इसका आप कार्य की अधिकता, स्टाफ की कमी किसी प्रकार से भी आप मान सकते हैं, लेकिन आप कार्य की अधिकता, स्टाफ की कमी का बहाना देकर आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि सर मेरे पास काम की अधिकता थी या स्टाफ नहीं था, इसलिए मैंने उचित प्रक्रिया का यहाँ पे पालन नहीं किया गया। देखिए, रेलवे में अगर आप कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं तो रेलवे में जितनी भी जो प्रक्रियाएं होती है, ओरली रूप से कोई भी आदेश यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं होता। यहाँ पे जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं आपको लिखित में यहाँ पे होना ज़रूरी है। आप ये कहेंगे सर कि हमारा सीनियर अधिकारी हमको ओरली रूप से बोलता है, मौखिक रूप से, और हम उस पर यहाँ पे कार्रवाई करते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक ट्रेन का चक्का घूम रहा है जब तक सब कुछ यहाँ पे सही है, ठीक है। जिस दिन ट्रेन का चक्का यहाँ पे जाम होता है तो सबके ऊपर यहाँ पे गाज गिरने वाली होती है कि चक्का किसने बनाया, किसने कंपनी को ऑर्डर दिया है, किसने इसको फाइनल रूप दिया है, किसने इसकी जांच करी है। तो तमाम जितने भी जो कर्मचारी होते हैं उन पर यहाँ पे गाज गिरना स्वाभाविक यहाँ पे हो जाती है। इसलिए यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि रेलवे में जितनी भी प्रोसेस होती हैं आप को लिखित में होना वहाँ पे ज़रूरी होता है। ये आप स्वयं भी फील कर रहे होंगे और आपको पहले बताया गया होगा। बाकी आप फील्ड में जाकर कैसे काम करते हैं सबका कार्य करने का अलग अलग यहाँ पे तरीका है। तो इस रूल में अपन यहाँ पे बात करेंगे। जो रेलवे बोर्ड जो ट्रिब्यूनल है उसने जो रेलवे बोर्ड को निर्देश दिए गए हैं और हिदायत दी गई है कि आप ऐसा कार्य करिए ताकि उससे क्या है रेलवे की भी यहाँ पे छवि बरकरार रहे। और रेलवे मंत्रालय के पास में जब ये गया है तो रेल मंत्रालय ने यहाँ पे जो आरबी के रूप में इसको जारी किया गया है। अब इसमें क्या है, एक मामला यहाँ पे संज्ञान में आया है रेल मंत्रालय के, जिसमें देखिए अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामला बंद किए जाने और आरोपित कर्मचारी द्वारा बचाव बयान देने के तुरंत बाद जांच अधिकारी ने जांच समाप्त कर मामले में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से तो मामला बंद किया जाए और जांच अधिकारी ने जैसे जो आरोपित कर्मचारी उसे बयान लेने के तुरंत बाद यहाँ पे रिपोर्ट उन्होंने अपनी समाप्त करते हुए रिपोर्ट यहाँ पे प्रस्तुत कर दी। माननीय जो केंद्रीय प्राधिकरण यानी प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, ने उक्त मामले में जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने न केवल अभियोजन पक्ष की ओर से ही जांच की है, अन्य मामले में माननीय न्यायाधिकरण ने शासित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया, यानी किसी को चार्जशीट दी थी वो रद्द कर दी कि अनुशासनिक जो प्राधिकारी द्वारा मामले में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व जो आरोपित कर्मचारी है को जांच रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करने की अनिवार्यता का यहाँ पे अनुपालन नहीं किया, जिससे कर्मचारी ने अपना बचाव पक्ष यहाँ पे नहीं रख सका, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का यहाँ पे उल्लंघन है। क्योंकि बचाव का अधिकार यहाँ पे पीड़ित हो, दोषी हो, निर्दोषी हो, सबको यहाँ पे है। मामले पर विचार किया गया और रेलवे को यहाँ पे ट्रिब्यूनल के द्वारा सलाह यहाँ पे दी गई है। आरोपित कर्मचारी को बचाव का यहाँ पे अवसर देना जरूरी है।
जैसा कि रेलवे में पहले नियम बने हुए और उन्हीं नियमों की यहाँ पे इन्होंने व्याख्या करी है इसमें कि रेल सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में रेल सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में जांच रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 के नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। यानी कोई भी अगर रेलवे एम्प्लॉय उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक मामले में जांच करी जाएगी तो D&R रूल 1968 के नियम 9 में जो निर्धारित प्रक्रिया उसके अनुसार यहाँ पर की जाएगी। मौजूदा नियमों के अनुसार अनुशासनिक जो प्राधिकारी की ओर से मामला बंद किए जाने के बाद आरोपित कर्मचारी को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर यहाँ पे दिया जाता है। कब है ये? मौजूदा नियमों के तहत है। बचाव की जब बात आती है तो बचाव के चरण में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया है जो नियम है 9 उसके उपनियम 19 से 21 तक में दी गई है। बचाव का जो बयान है वो उपनियम 19 के तहत आरोपित कर्मचारी द्वारा दिया जाता है। उसके पश्चात जांच अधिकारी को आरोपित कर्मचारी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का यहाँ पे अवसर देना होता है। जांच अधिकारी देगा उसका अवसर। साक्ष्य में उसके खिलाफ प्रतीत होने वाली परिस्थितियों पर साधारणतया जो साक्ष्य वो देगा उसमें उसके खिलाफ जो परिस्थितियाँ प्रतीत होती है जांच अधिकारी को उन पर वो जांच अधिकारी आरोपित कर्मचारी से क्या करेगा? सवाल जवाब करेगा। और फिर जांच रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व आरोपित कर्मचारी से ब्रीफ में यानी संक्षिप्त के अंदर कोई और जानकारी है तो लेगा। तो बचाव है ब्रीफ में यदि कोई हो लिया जाता है। तथापि इस मामले में जांच अधिकारी ने जो ट्रिब्यूनल के पास जो मामला गया है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। जांच अधिकारी ने नियम 9 के उपनियम 19 के बाद की प्रक्रिया को पूरी तरह उन्होंने क्या कर दी? यहाँ पे अनदेखी कर दी है। यानी उसको कोई उन्होंने साक्ष्य ऐसा नहीं किया कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें, फिर साक्ष्य पे क्वेश्चन आंसर उन्होंने यहाँ पे नहीं किए, जिससे आरोपित कर्मचारी को बचाव का उचित अवसर नहीं मिला। माननीय न्यायाधिकरण ने देखा कि मामले में अनुशासनिक और अपीलीय प्राधिकारी, अब देखिए जांच अधिकारी ने यहाँ पे काम कर दिया है। अब उसके बाद में भी क्या हुआ है? अनुशासनिक और जो अपीलीय प्राधिकारी है ने भी जांच अधिकारी द्वारा जो की गई जांच में गंभीर प्रक्रियात्मक जो त्रुटि है उनको नज़रअंदाज किया है। अब ये नज़रअंदाज करना, देखिए अगर आप कह सकते हैं जो जूनियर अधिकारी जो काम कर देता है उसको सही है या गलत है इसकी जांच करना सीनियर अधिकारी की जिम्मेदारी हो जाती है। और यहाँ पे भी अपीलीय प्राधिकरण जो अपीलीय प्राधिकारी है उसकी जिम्मेदारी भी थी, साथ ही साथ प्रशासनिक जो अनुशासनिक जो अधिकारी है उसकी भी जिम्मेदारी थी यहाँ पे। लेकिन दोनों ने ही यहाँ पे अनदेखी कर दी है क्योंकि जूनियर कर्मचारी के ऊपर या उसकी कार्यशैली को इन्होंने देखते हुए जैसा भी इन्होंने किया है कि उसने जो किया होगा या इसको जो नियम है उनका इनके पास में अभाव होगा जैसा भी है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नियमों की अनदेखी जरूर यहाँ पे करी है जो गंभीर यहाँ पे प्रक्रियात्मक त्रुटि है। रेल मंत्रालय द्वारा जारी मास्टर परिपत्र 67 उसमें भी अनुशासनिक मामलों में संबंध विभिन्न जो प्राधिकारी है जिसमें जांच अधिकारी भी शामिल है द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का विस्तार पूर्वक यहाँ पे उल्लेख किया गया है। बोर्ड के दिनांक 4 अगस्त 2009 के पत्र संख्या के माध्यम से भी निर्देश जारी किए गए कि रेलवे को उक्त मतलब जो मास्टर सर्कुलर 67 की एक प्रति जो जांच अधिकारी जब अपॉइंट होगा तो उसको यहाँ पे नियुक्ति आदेश के जैसे उसको जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, ठीक है, तो उसको एक मास्टर परिपत्र की प्रति भी साथ ही साथ में देने के यहाँ पे निर्देश है। और साथ ही जो पत्र जारी किया 2002 में उसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि जो समस्त जो अनुशासनिक मामलों की जांच की जो महत्वपूर्ण जो प्रोसेस है उनमें कार्मिक विभाग को भी यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए ताकि कार्मिक विभाग ये देख सके कि जो कार्रवाई हो रही है उचित माध्यम के जरिए हो रही है या जल्दीबाजी में या अनुचित तरीके से यहाँ पे हो रही है। इससे क्या होगा, कार्मिक विभाग का जो कार्य है वो कार्मिक विभाग रूल और रेगुलेशन समय समय पर अपडेट रहते हैं और उनका यही कार्य होता है। वो देखते हैं कि जो प्रक्रिया अनुचित हो रही है या प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है या अनुचित प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है। इससे क्या होगा, कार्मिक विभाग को इन्वॉल्व करने से यहाँ पे ऐसी इस प्रकार की गलतियाँ यहाँ पे नहीं होगी। जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई की जैसे बात होती है कि रेल सेवक नियम 1968 के नियम 10 में यह भी स्पष्ट किया गया कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को दी जाएगी। जांच रिपोर्ट की बात हो रही है, फाइनल डिसीजन की नहीं है। जांच रिपोर्ट की एक प्रति आरोपित कर्मचारी को दी जाएगी ताकि वह अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा मामले में अंतिम आदेश पारित किए जाने से पूर्व
उस पर अपना अभ्यावेदन यदि हो तो प्रस्तुत कर सके। उक्त यानी नियम 10 में यह भी कहा गया है कि जांच अधिकारी किसी आरोप को सिद्ध नहीं अथवा आंशिक रूप से सिद्ध मानता है जांच अधिकारी, और या अनुशासनिक जो प्राधिकारी जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत होने का प्रस्ताव करता है तो उनकी जो ये रिपोर्ट बनती है असहमति की, उससे भी आरोपित कर्मचारी को दी जाएगी ताकि वह अपना प्रभावी अभ्यावेदन यहाँ पे प्रस्तुत कर सकेगा। उपरोक्त प्रक्रिया सुस्थापित और व्यापक रूप से पहले भी यहाँ पे रूल जो 1968 का नियम है और मास्टर सर्कुलर 67 उनमें दी गई है। इसी प्रकार रेल सेवक नियम 1968 का नियम 22 यानी D&R नियम 1968 की बुक दी हुई है, उसका नियम 22 में अपील प्राधिकारी पर स्पष्ट रूप से यह जिम्मेदारी डालता है कि यह देखे कि रेल सेवक अनुशासन और अपील नियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं, और उसी के बाद वो उपयुक्त जो आदेश है वो पारित करे। अब यहाँ पे बात हो रही है स्पीकिंग ऑर्डर की। तर्कसंगत और स्पीकिंग ऑर्डर की आवश्यकता के बारे में जो अनुशासनिक यहाँ पे देखिए स्पीकिंग ऑर्डर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है कि उसमें आपको जो स्पीकिंग ऑर्डर देते समय भी शब्द को किस प्रकार से यहाँ पे चयन करना जरूरी है, क्योंकि उन शब्दों का आप जिस प्रकार से चयन करते हैं उनका बाद तक जब तक उस पर अंतिम ऑर्डर या कोर्ट में जाता है तभी भी आपकी स्पीकिंग ऑर्डर है उसके शब्द है और शब्द के भावार्थों को यहाँ पे निश्चित रूप से देखा जाता है। इसलिए आप स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते समय विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखें, क्योंकि स्पीकिंग ऑर्डर अपरिवर्तनीय और बिना काट छाट के यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे देखिए अनुशासनिक, अपीलीय और पुनर्निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा तर्कसंगत जो स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने के महत्व पर जितना जोर दिया जाए उतना यहाँ पे कम है। तर्कसंगत और जो स्पीकिंग ऑर्डर न केवल मामले के गुण अवगुण पर उचित चर्चा करने में समर्थ करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि अनुशासनिक जो कार्रवाइयों के प्रक्रियात्मक पहलुओं पर विधिवत ध्यान दिया जाए। यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में जांच अधिकारी ने रेल सेवक नियम 1968 के उपनियम 1968 के नियम 9 का उपनियम 21 के तहत आरोपित कर्मचारी के सामान्य परीक्षण के लिए भी विधिवत प्रक्रिया निर्धारित जो प्रक्रिया है उसका विधिवत पालन नहीं किया। आरोपित कर्मचारी से देखिए ये अक्सर यहाँ पे करते हैं अधिकारी भी, लोकल के लेवल पे जो अधिकारी है ये क्या है जो सामान्य परीक्षण के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करते। कैसे पालन नहीं करते? क्योंकि देखेंगे आप कि आरोपित कर्मचारी से केवल यह पूछा गया कि वो जांच से संतुष्ट है, क्या वह अपने बचाव में कुछ कहना चाहता है। यह प्रक्रिया जो इस प्रकार से पूछ के वो कागजी पूर्ति करते हैं वो सही नहीं है। उपयुक्त नियम मतलब 1968 के नियम 9 का उपनियम 21 की बात हो रही है। इसमें यह प्रकल्पित है कि जांच अधिकारी सभी तथ्यों और साक्ष्यों जो भी उसने जांच करी है उसके सभी तथ्य और साक्ष्य जो उसके विरुद्ध है कर्मचारी के, उनको कर्मचारी को देगा और उससे इन आपत्तिजनक जो तथ्य या साक्ष्यों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहेगा। कृपया उपरोक्त का ही यहाँ पे पालन करना जरूरी है जांच अधिकारी को। रेलवे बोर्ड ने इस बात को भी समझने की यहाँ पे कोशिश करवाई है कि जो अनुशासनिक कार्रवाई है वो अर्धन्यायिक प्रकृति की होती है, इसलिए इसमें निर्धारित जो प्रक्रियाओं का अक्षर से जैसा दिया गया वैसे शब्द का भावार्थ ध्यान में रखते हुए और भावपूर्ण पालन करना आवश्यक है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने से एक तो क्या होता है निर्दोष कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाई होती है और जो दोषी कर्मचारी है उनको उचित बचाव का अवसर न मिलने का वो बहाना दे देते हैं ट्रिब्यूनल के अंदर, जिससे उसको दंडात्मक कार्रवाई उससे बचने का उनको अवसर यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे मामले का न्यायालय में चुनौती मिलने पर बचाव करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। रेलवे यह सुनिश्चित करे कि सभी अनुशासनिक मामलों में मौजूदा नियमों और उनके अंतर्गत जारी प्रशासनिक निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया गया है ताकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना सुनिश्चित यहाँ पे हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ये RB 31/2026 था। ये अधिकारी और कर्मचारी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अधिकारी है वो जांच अधिकारी या अपील प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी जो भी पद के लिए नियुक्त होते हैं तो वो अपनी जांच अच्छे तरीके से करें, समय के अभाव में जल्दीबाजी में आदि अधूरी नहीं करें। उनको जो भी प्रक्रिया दी गई है उसका पालन करना वो सुनिश्चित करें और साथ ही साथ जो अपील प्राधिकारी है वो भी ये सुनिश्चित करे कि जांच अधिकारी के द्वारा जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया नहीं है। इसी के साथ में जो अधिकारी जो स्पीकिंग ऑर्डर देता है उसको स्पीकिंग ऑर्डर देते समय भी ध्यान रखें कि स्पीकिंग ऑर्डर
जो उचित भाषा में और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दें, क्योंकि जो स्पीकिंग ऑर्डर है वही सबसे बेस्ट होता है अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए। वो लास्ट तक उसकी जो भाव है उनको भी कोर्ट में जब मैटर जाता है तो भाव को भी यहाँ पे देखा जाता है। और इसके साथ में जो कर्मचारी उनका भी दायित्व है कि वो अगर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है तो वो भी इस चीज़ को देखें कि उनके जो कार्रवाई हो रही है या जो डिसीजन आ रहे हैं उनमें उचित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं किया गया। क्योंकि जब मान लीजिए आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे, मामला कोर्ट में चला जाता है, लंबा खिंच जाता है, उससे आप भी परेशान रहते हैं। और लास्ट में जाकर अगर आप जो चीज़ें आपको बाद में देखते हैं वो चीज़ें अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो आपको आपके खिलाफ जो कार्रवाई होती है उससे भी आपको मुक्ति यहाँ पे मिल जाएगी। इसलिए ये वीडियो एम्प्लॉय और ऑफिसर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर रेलवे रूल और वैकेंसियाँ हैं उनसे आपको समय समय पर उनका आपको उचित यहाँ पे और सही अपडेट यहाँ पे मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई और आपकी नौकरी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।